वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और इतने एहतजाज के बाद और इतने शोर शराबे के बाद मैं आपको ये बताती चलूँ कि IMF ने हुकूमत पाकिस्तान को ये कह दिया है कि बिल की अदायगी तो करनी पड़ेगी और इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। हाँ, के इलेक्ट्रिक की जानिब से बहरहाल आपको ये कहा जा रहा है कि आप बिल की किस्तें करवा लें या बाकी तमाम चीज़ें, लेकिन IMF ने दो टोक जवाब दे दिया है पाकिस्तानी हुकूमत को। इसके साथ साथ वज़ीर ख़जाना साहिबा जो हैं वो ये कहती हैं, जो इस वक्त निगरान वज़ीर ख़जाना साहिबा हैं शमशाद अख्तर, वो उन्होंने मजाक में ये भी कह दिया कि मैं तो सोचती हूँ कि मैंने ये ओहदा कबूल क्यों किया। और जिस तरह की उन्होंने बातें की और ये कहा कि अब हम इंसेंटिव्स नहीं दे सकते और हमारी मौशी सूरत हाल बहुत बुरी है, उससे ऐसे ज़ाहिर होता है कि सब ने हाथ खड़े कर लिए हैं कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता। क्या ये तासुर जो मिल रहा है ये इसी तरह है या इसकी कुछ और इसके पीछे कहानी है या कुछ और तगो दो है शायद जो आगे हमें नज़र आए या जिसका नतीजा हमें आगे नज़र आए? इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हारून शरीफ साहब, इकोनॉमिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। हारून साहब, मैंने ये जितनी भी बातें कही हैं इस पे आप क्या एनालिसिस पेश करेंगे? आपकी सोच या आपका तजर्बा क्या कहता है? जी, इसको कुछ चीजों को हमें समझने की जरूरत है। पहली तो बात ये सबको समझने की जरूरत है कि जो असल जड़ है हमारे मसाइल की, जो माशी हमारी इंस्टेबिलिटी और रिसेशन चल रहा है, वो हमारे दो खसारे हैं। एक खसारा है कि हम बाहर से चीजें ज्यादा लेते हैं और एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, तो हमारा रुपया कमजोर हो रहा है क्योंकि हमारे पास डॉलर नहीं आ रहे हैं। दूसरा खसारा हमारे बजट का खसारा है कि हम अपने रिसोर्सेज से कहीं ज्यादा खर्चते हैं। IMF हमें यह कहता है कि आप इन दोनों खसारों को एक लिमिट में रखिए वरना आपकी मईशत स्टेबलाइज नहीं होगी। और वो बजट के खसारे की लिमिट 4 से 5% है और जो दूसरा उनका खसारा है उसका तो वो कहते हैं कि एक्सपोर्ट को चाहिए कि आपकी इंपोर्ट को पे करें। ठीक है। अब जब हम इस तनाजुर में देखते हैं तो फिर आप अब आइए बिजली के बिलों की तरफ। पहले देखिए, जो बिजली बनाते हैं और इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके 3 मुख्तलिफ मराहल हैं। पहला मराहल है बिजली बनाना या जनरेशन, जिसमें हम 63% डिपेंडेंट हैं इंपोर्टेड फ्यूल पे। तो जो मैंने पहले अर्ज किया कि जब हमारी इंपोर्ट बढ़ती जाएगी, रुपया कमजोर होगा, तो बनाने की कॉस्ट बढ़ती जाएगी। फिर आते हैं हम ट्रांसमिशन की तरफ। एक हमारी ट्रांसमिशन कंपनी है, सही। हमारी वो कहते हैं लाइनें इतनी बेकार हैं कि लाइन लॉसेस हो जाते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में बिजली 30% चोरी हो जाती है जिसपे बिल नहीं आते। इन सबको मिला के जो हमारा खर्चा है बिजली को डिलीवर करने का अवाम को, उससे फिर हम बहुत वो पास कर देते हैं अवाम को। IMF कहता है कि अगर महंगी बनाते हैं तो आप सस्ती ना बेचिए क्योंकि आप कहां से वो पैसे लाएंगे। हाँ, या तो हम ये दिखा दें अच्छा कि हमारे पास हारून साहब, पैसे लाने के दूसरे सोर्सेज हैं। इसमें कुछ बात यह है कि हम सुबह से शाम तक की बात बताते रहे हैं और लोगों को भी अब ये समझ आ गई है कि ट्रेड डेफिसिट है, हमारे दीगर और चैलेंजेस हैं। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जो आपने बात की, जो कि के इलेक्ट्रिक को या बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी की कंपनीज हैं उनको फेस करनी पड़ी है, एंड ऑब्वियसली वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे आकर बिजली नहीं दे सकते। ये तमाम चीज़ें लोगों को अब इन टर्म्स को और इस टेक्निकलिटी को तो उन्होंने समझ लिया है, लेकिन बात यह है कि ये यहाँ तक भी तो हम आए हैं ना, यहाँ तक भी तो हम हुकूमत के फेलियर की वजह से whosoever was in the government, लेकिन जो भी पॉलिसीज़ बनती रहीं, जो इस साल की कारकर्दगी रही, उसके तहत हम यहाँ पहुँचे हैं। आज अगर एक आम पाकिस्तानी अपनी जान ले रहा है, उसको तो मसले का हल चाहिए क्योंकि बिल तो हर महीने उसके पास आ रहा है। अब बाकी जो आपके लाइन लॉसेस थे, ट्रांसमिशन के मसले थे या दीगर और चीज़ें थी या कुंडे थे या जो कुछ भी है, दिस हैज़ टू बी रिजॉल्व्ड बाय द कंसर्न्ड पीपल। उसका खमियाजा एक आम पाकिस्तानी, अगर मैं अपने घर में बैठी हूँ, मैंने कभी बिजली चोरी नहीं की, तो मैं क्यों भुगतूं और मैं कैसे उसको भुगतूं और मैं कैसे वो फंड्स जनरेट करूं कि मेरा वो बिजली का बिल अदा हो जाए। पॉइंट इस वक्त ये है, द बोन ऑफ कंटेंशन लाइज देयर। जी, मैं आपको ये अब एक्सप्लेन करता हूं। जब हमने मसला समझ लिया, अब ये कहना कि इसका कोई हल नहीं है, ये तो एक डिफीटिस्ट एटीट्यूड है। दुनिया में हर चीज का हल होता है। आया हमारी जो रूलिंग एलीट है वो सैक्रिफाइस करने पे तैयार है। हम 450 अरब रुपए की बिजली सब्सिडाइज करते हैं क्रॉस सब्सिडीज में।
जी। आया हम उसको छोड़ने पे तैयार हैं, आया हम अपनी हुकूमत का साइज आधा करने पे तैयार हैं ताकि हमारा डेफिसिट ठीक हो और अवाम को रिलीफ दे सके। सही। बेतहाशा हमने बिल्कुल बेकार की मिनिस्ट्रियां और डिवीजन बना के रखे हुए बिल्कुल। फेडरेशन में जो ऑब्सोलीट हो चुके हैं। आया हम पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को टच करने पे तैयार हैं? अगर तो हम उस पे तैयार हैं, हल निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अवाम आपके साथ खड़ी होगी, वो देखेगी कि रूलिंग एलीट खुद सेक्रीफाइस कर रही है। अगर रूलिंग एलीट नुसरत एक्सट्रैक्टिव रहेगी कि हमारी जिंदगी तो अच्छी चलती रहे, कोई फर्क ना जी। पड़े, और हम सारे अपनी जो वीकनेसेस हैं वो अवाम को पास ऑन करते जाएं, तो अब मामला रेड लाइन पर आया हुआ है। अवाम जो 30% से ऊपर इन्फ्लेशन से पिसे हुए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रेशर है, शरह सूद 23% है, यूटिलिटी बिल्स और फ्यूल बिल्स आप पे नहीं कर पा रहे, तो वो क्या करेंगे? अनरेस्ट की तरफ जाएंगे ना जी। सो व्हाट आई वुड से इज कि इंटरिम गवर्नमेंट, आई अंडरस्टैंड कि वो स्ट्रक्चर जो है पावर सेक्टर का नहीं बदल सकते, वो लंबा काम है, लेकिन वो अपनी एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट तो कर सकते हैं। मैं वुज़रा की स्टेटमेंट से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि जी हालात में हमारे पास गुंजाइश नहीं है। देखिए, गुंजाइश तो आपको पैदा करनी पड़ेगी। कुछ सड़कें और पुल एग्जैक्टली। बनाने बंद करें, आप फ्रीज कर दीजिए कुछ प्रोजेक्ट्स और लोगों को रिलीफ देना शुरू कर दें, बिल्कुल। आप अपने खर्चे कम करें। अगर वो हम नहीं करते और प्रिंट करते रहते हैं पैसा या बोरो करते हैं, तो मजीद बोरोइंग की तो नुसरत गुंजाइश मुल्क के अंदर पहले ही नहीं है। जी। तो मेरी अर्ज ये है, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, गवर्नेंस, ये जो सारी बिजली की कंपनियां जो है सिटिंग या रिटायर्ड जी। जी। ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, जी। आप इनको वापस अपने काम पे लगाएं, यहां प्रोफेशनल्स दें, उनको आप डेलीगेट कर दें अथॉरिटी और टारगेट्स दें और मॉनिटर करें। ये जो हम हर चीज में हुकूमत इन्वॉल्व है और उसकी इनएफिशिएंसी की कॉस्ट आप और मैं भुगत रहे हैं। बिल्कुल सही। गवर्नेंस और कॉस्ट कटिंग एक्सपेंडिचर ये केयर टेकर कर सकते हैं। अब वैसे जब ये सोशल मीडिया पे रील्स आ रही होती हैं, एक रील वैसे ही मेरे सामने आई और मैंने देखा उसमें जो अमेरिकन डिप्लोमेसी है उनका जो ख्याल है वो टैक्स कलेक्शंस या बाकी चीज़ों पे जो जोर देते हैं, तो वो अपने ख्याल से ये कह रहे होते हैं कि वो लोग जो अफोर्डिंग जो जिनके पास अफोर्डेबिलिटी है वो टैक्सेस दें, वो लोग जो इस नेट में आते हैं उन पर लगाए जाएं। लेकिन यहाँ पर तो सिस्टम उनको पता ही नहीं है शायद कि हमारे यहाँ तो सूरत हाल ही डिफरेंट है। जो जिस आला कुर्सी पे बैठा है उसको उतने ही मराहत मिल रहे हैं और जो जितना नीचे है बेचारा उसको उसका कोई निगरान नहीं है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी जो आजकल काफ़ी ज़ेर बहस है कि क्या हमारी ज़िंदगियों का अब हर फैसला या हमारे मुल्क का हर फैसला IMF करेगा? जी, हमारे मुल्क का अनफॉर्चुनेटली माशी फैसले, जब तक आप मईशत को स्टेबल नहीं करते और डिफॉल्ट का खतरा है, तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट ही आपका फैसला एटलीस्ट फाइनेंशियल डिसिप्लिन का करेगा। लेकिन मैं इससे इख्तलाफ करता हूं कि IMF के कहने पर हम रिलीफ नहीं दे सकते। जो मैंने अर्ज किया है, आप अपनी सिक यूनिट्स को बेच सकते हैं जो आपका टैक्स पेयर का पैसा खा रहे हैं, आप अपनी हुकूमत का साइज कम कर सकते हैं, आप अपनी तरजीहात जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट सेक्टर को बनाने दीजिए। हुकूमत क्यों सारी बिल्डिंगें बनाती है? पूरी दुनिया में ऐसे नहीं होता। जी। वो आपको IMF नहीं रोकता है। IMF आपको एक कटिंग एज इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने से नहीं रोकता है। हम अपना काम जब नहीं करते हैं तो बाहर के लोगों पर डिपेंडेंस दे देते हैं। अब मेरी वरी क्या है, अभी भी हम उसी मॉडल पर हैं कि कोई बाहर से आके हमें बेल आउट कर दे। देखिए ना, अब ये जो हम फ्रेंडली कंट्रीज के पास SIFC के थ्रू एसेट्स बेच रहे हैं या जमीन है या चीजें हैं, हम चाह रहे हैं कि कोई क्विक इनफ्लो आए जिससे हम बेल आउट हो जाए। जी। मसला बेल आउट आपको एक छोटा सा टाइम देता है ब्रीदिंग का। हमारा मसला तो सस्टेनेबल ग्रोथ है, जब 25 लाख बच्चे और बच्चियों को बाइज्जत रोजगार मिल सके। और हारून साहब, हमने देखा भी है जो भी बेल आउट के लिए आता है वो अपना फायदा ज्यादा लेकर जाता है, उसमें भी हमारे पास इतनी नेग्लिजेंस है या शायद हम में क्रेडिबिलिटी नहीं है या क्या मसला है कि हम उनके साथ डील भी वैसी नहीं करते जो इक्वल फुटिंग पे और जिसमें हमें भी फायदा हो। जो भी बेल आउट के लिए आता है वो अपना फायदा करके चला जाता है, नेगोशिएशन करनी आती है। जी। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि निगरान हुकूमत अब आ गई है खैर से और बड़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, मीटिंग्स पे मीटिंग्स होती हैं, बहुत सारे पॉइंट्स को उठाया जाता है,
लेकिन क्या निगरां हुकूमत में उतना आपको पावर या उतनी अथॉरिटी या उतनी सोच, उतना होमवर्क लगता है कि वो इस वक्त के अवाम के, मेरे और आपके मसाइल को हल कर सकेंगे? देखिए, उनका ना तो ये काम है और ना ही वहां कैपेबिलिटी दिखाई दे रही है, क्योंकि ओके। 3 से 6 माह तो एक कोऑर्डिनेशन बनने में लग जाते हैं। उनको चाहिए पहले तो गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म करें और एक इलेक्शन की डेट अनाउंस करवाएं, जो भी हो, ताकि लोगों को नजर आए कि ये हुकूमत कितनी देर के लिए है। इन्वेस्टर और मार्केट उसके मुताबिक फैसले करती है। इसके बाद आप अपनी 3 या 4 तरजीहात क्लियरली बता दें, लोगों को ड्रीम्स बेचने बंद कर दें और लोगों को डिसअपॉइंट करना भी बंद कर दें। उनसे कहिए हमारा मैंडेट है, हम रुपए को स्टेबलाइज करने के लिए ये करेंगे, यूटिलिटी के लिए ये करेंगे, और हम जो कुछ जो है गरीब को रिलीफ देने के लिए ये 3 काम, और वो इससे ज्यादा कर नहीं सकते। ये जो हम बड़े बड़े दावे करते हैं कि जी एक्सपोर्ट को 3 टाइम्स बढ़ा देंगे, ये कर देंगे, जो 75 बरस में नहीं हुआ वो तो मैथमेटिकली नहीं हो सकता। तो मेरी राय ये है कि बी रियलिस्टिक। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने अगर कहा है कि हालात मुश्किल है, वो ठीक कहा है, लेकिन उनको भी कम्युनिकेशन करते वक्त देखना चाहिए मार्केट्स उसको रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है अरुण साहब, लेकिन इस वक्त तक इतने साल हमें गुजर चुके हैं, हर साल हम 14 अगस्त पे इंडिपेंडेंस डे, तो जी डिफेंस डे पे और बाकी तमाम चीज़ें ज़ाहिर है अपनी मनाते हैं, लेकिन आई डाउट कि अभी भी हमारे पास कोई रोड मैप है, कोई हमारे पास प्लानिंग है, क्योंकि जब भी इलेक्शंस होते हैं हर कोई कहता है हमारे पास टीम तैयार है। अभी भी कम कम वक्फे से ये तमाम बातें हुई हैं, हमारे पास तो टीम तैयार है, हम तो आएंगे और डॉलर को नीचे कर देंगे, हम तो आएंगे तो एक्सपोर्ट्स बढ़ा देंगे, हम तो आएंगे तो जी हमारे पास वुज़रा की पूरी टीम है जो इस पर होमवर्क कर चुके हैं। लेकिन वो टीम जैसे ही अपनी कुर्सी पे बैठती है उनकी याददाश्त चली जाती है और फिर वो मुल्क के लिए कुछ नहीं करते। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कभी कोई हमारे बारे में, हमारे मुल्क के बारे में सोचेगा, कोई प्लान एक्चुअली वायबल होगा? जी, उसका तरीका बड़ा क्लियर है जी। कुछ चीजें वो कहते हैं ना कि एक ही बास्केट में मजीद पानी डालेंगे तो बह जाएगा। पहली बात तो यह है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी में कैपेबिलिटी नहीं है, ना हमारे पॉलिटिकल एलीट में है कि वो कुछ सीरियस इकोनॉमिक रिफॉर्म ला सके। दुनिया ने ऐसे रिफॉर्म इदारे लाते हैं, हमें पॉलिटिक्स को माशी रिफॉर्म से थोड़ा सा अलहदा इंसुलेट करने की जरूरत है। इदारों के ऊपर मजबूत हेड्स बिठाइए, उनको डेलीगेट करें, वहां टेक्निकल लोग बिठाएं जिनको काम आता हो, और रिफॉर्म ऐसे ही कैम्बोडिया में हुआ है, ऐसे ही वियतनाम में हुआ है, ऐसे ही बांग्लादेश में हो रहा है। हम कोई फर्क नहीं है। अगर हम हर चीज कैबिनेट में ले जाएंगे कि आपने एक जनरल मैनेजर भी लगाना है या पीसीबी का चेयरमैन लगाना है और वजीर आजम फैसला कर रहे हैं, इस तरह मुल्क नहीं चलते। आपको डेलीगेट करना पड़ेगा और इदारे उसको आगे लेकर जाएं और इदारों के हेड ऐसे लगाएं, आप हेड हंटिंग फर्म को दें, बेस्ट बंदा लाएं, उनको टारगेट दें, मार्केट्स उन पे एतबार करना शुरू करें। जब एनओसी लेने के लिए हर कंपनी को इस्लामाबाद सेक्शन ऑफिसर के पास आना पड़ता है ना, तो फिर वो मईशत खराब होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया हारून साहब आपका, आपके वक्त का एंड फॉर द एनालिसिस बहुत शुक्रिया। और यही हमारे पास मसला है कि जिसके पास पावर आती है वो उसकी डेलीगेशन नहीं करना चाहता, उसे दूसरों को देना नहीं चाहता, अपनी टीम नहीं बनाना चाहता। एवरीबडी वांट्स टू प्ले सोलो, और ऐसा होता नहीं है। टीम वर्क के बगैर आप वहाँ तक पहुँच नहीं सकते जो आपका प्लान है या जहाँ तक आपका विजन या आपकी अल्टीमेट जो रीच है, जहाँ तक आप जाना चाहते हैं या टारगेट तक पहुँचना चाहते हैं। खैर, एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपको मुख्तलिफ मेहमानों से भी मिलवाएंगे और उसके अलावा एक पैकेज है वो भी आपको दिखाएंगे।